जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ रैपिड फायर मैथ सेक्शन का क्लास चलता है। बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस एग्जाम को देखते हुए बहुत ही तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन है और ये धाकड़ मॉक टेस्ट होने वाला है। तगड़े तरीके से आप सीखेंगे और हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो ये जो मॉक टेस्ट चलने वाला है बड़े तगड़े तरीके से चलने वाला है। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी आपको यूनिक चीज दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लें। बहुत तगड़े तरीके से आपको मिलने वाला है और इसके पहले मॉक टेस्ट हो चुका है 56 तक। अगर उसको आप नहीं देखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले और सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ये रहा आज का पहला सवाल। आप देखेंगे कि कौन सा ट्रिक और कौन सा अप्रोच लगाया जाए जिससे कि एक झटके में इसको चटका दिया जाए। बहुत ही प्यारा ट्रिक है, आप देखिए, सीखिए। देखिए, समझिएगा बड़े ध्यान से। देखिए, बोला है कि किसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया और साधारण ब्याज 40 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, प्रिंसिपल को हमको नहीं मालूम, एक बॉक्स बना लेते हैं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का डायग्राम ऐसे होता है। आपको मैंने कई बार बताया है, ये पहले साल का हो गया और ये दूसरे साल का हो गया, ये दूसरे साल का डायग्राम हो गया ना। और नीचे एक और डायग्राम बनता है कुछ इस तरह का, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो रो होता है वो केवल और केवल साधारण ब्याज होता है। केवल और केवल कौन होता है बाबू? तो साधारण ब्याज होता है। और तीनों बॉक्स को मिला देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, ठीक है ना। बहुत शानदार। इसका मतलब साधारण ब्याज जो है, एसआई जो साधारण ब्याज है वो 40 रुपया दिया है। इसका मतलब जो भी यहाँ बढ़ता है दोनों में सेम लगता है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर ब्याज देता है। साधारण ब्याज हर साल बराबर ब्याज देता है। तो आपको 40 रुपया को 2 हिस्सों में बांटना है, तो 20 रुपया यहाँ और 20 रुपया यहाँ। ऊपर वाला जो कुल रो होता है ना बाबू, दोनों सेम होता है, यानी जो यहाँ जो बॉक्स में यहाँ भरा जाएगा वही बॉक्स में यहाँ भरेंगे। जो अंक इस बॉक्स में भरेंगे वही अंक इस बॉक्स में भरेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा। और हमने क्या बताया, तीनों को मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और तीनों को मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना है? तो कहिएगा 40 रुपया 80 पैसा। चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना है? तो कहिएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 40 रुपया 80 पैसा। तो 20 और 20 मिलकर 40 रुपया ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तब बचेगा कितना? तो कहिएगा 80 पैसा। कितना बचेगा? 80 पैसा बचेगा। अब समझिए रेट कैसे निकलता है। आपको दर निकालना है, रेट निकालने का क्या ट्रिक होता है? तब प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिलता है ना उसी पर रेट निकालते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल तो कुछ दिया नहीं है कि इस पर हम रेट निकालें, लेकिन क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो इस पर ब्याज मिला है कितना रुपया? 20 रुपया पर कितना रुपया ब्याज मिला है? तो कहेगा 80 पैसा मिला है। 20 रुपया पर कितना ब्याज मिला है? तो कहेगा कि 80 पैसा मिला हुआ है। कितना रुपया पर? तो कहेगा 20 रुपया पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? बस बना देंगे। ये दशमलव हटेगा तो नीचे 100 हो गया। अब 20 से 20 चौका 80 हो गया और 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर बच गया कितना? 4। तो रेट कितना हो गया? 4% हो गया। रेट कितना हो गया? तो कहेगा कि 4% हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन कौन बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए हो गया। कमाल का ट्रिक है ना, है ना शानदार ट्रिक। बहुत ही मजेदार ट्रिक है और बहुत ही जानदार और जबरदस्त ट्रिक है। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है। और इस सवाल की अगर बात करें तो इस सवाल को आपने आप देखिएगा कि बहुत सारे पेपरों में पूछा हुआ है। यही पैटर्न रहता है सवाल पूछने का और तरीका भी यही रहता है बेहतर चटकाने का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है वो समझिएगा। बोला है कि 20% और X% के क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट 24% हो तो X का मान निकालिए।
अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ये सक्सेसिव चलता है। सक्सेसिव का मतलब होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये सक्सेसिव होता है, ये सक्सेसिव होता है, परसेंट निकाला जाता है, ठीक है ना। देखिए एक बात बताइए, 20% का मतलब होता कितना है? तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, ठीक है। इसका मतलब पहले 5 था और 1 की छूट दी जा रही, तो कितना में हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 में से 1 कम कर देंगे। अच्छा ठीक है। आगे बोला है x% के छूट दिया जा रहा है, तो x% का जो वैल्यू है हमको नहीं मालूम, एक्चुअल वैल्यू तो x का नहीं मालूम, तो हमको a और b मान लेंगे, a और b मान लेंगे। उसके बाद फाइनली जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 24% का डिस्काउंट है, और 24% का मतलब होता है कि 24/100, और 24/100 का मतलब होता है 6/25। यानी पहले अगर 25 था तो 6 कम हो जाएगा, छूट हो रहा है ना, तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। अब शानदार इसका ट्रिक क्या है, आप ऐसे क्रॉस गुणा करिए, तो 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया, बहुत शानदार। अच्छा 19 में 5 से गुणा करेंगे तो 95 हो जाएगा। तो देखिए ना, पहले 100 था, 95 हो गया, कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया? तो कहिएगा 5% का। सीधी सी दिख रहा है बात कि 100 के बाद 95 हो गया, कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? 5%। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। एक्स का मान कितना आ गया? 5%। एक्स का मान कितना आ गया? 5%। ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए बोला है, ध्यान से सुनिएगा, कि बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। तब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। छोटी से छोटी संख्या बोला है वो कौन सी संख्या हमको नहीं मालूम, वो कौन सी संख्या हमको नहीं मालूम। इसमें भाग देना है कितना से? 4 से, 5 से, 6 से। तो जब 4 से इसमें भाग देते हैं तो हमें 1 शेष मिलता है, जब 5 से भाग देते हैं तो हमें 2 शेषफल मिलता है, और जब हम 6 से भाग देते हैं तो हमें 3 शेषफल मिलता है। अब इनका डिफरेंस निकालिएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी डिफरेंस सेम आया। सब में डिफरेंस कितना है बाबू? तो कहेगा कि सेम आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। अब देखिए, तो क्या करिए कि 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिए। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि हो जाएगा आपको 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 60 एलसीएम हो जाएगा। लेकिन शेषफल कितना बच रहा है? 3 सब में शेषफल बच रहा है ना, तो वही 3 इसमें से माइनस कर देंगे। वही 3 इसमें से माइनस करेंगे तो 60 में से 3 घटाएंगे तो 57 हो जाएगा। और यही 57 आपके सवाल का आंसर हो गया। 57 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है। आप देखिए कि जिस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछने वाला है वही पैटर्न मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको असुविधा नहीं होगा। आप एक बार रूबरू हो जाइएगा, एक बार परिचित हो जाइएगा, तो आपको एग्जाम में हर सवाल आसान होगा और हर सवाल हलवा होगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि यहाँ पर 2π/3 कितना डिग्री है? कितना डिग्री है ये बताना है। तो देखिए, पाई का मान ना, त्रिकोणमिति में ना पाई का मान 180 रखा जाता है, और क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में पाई का मान 22/7 रखा जाता है, 22/7। लेकिन ट्रिगो में पाई का वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। बेसिकली ये रेडियन में होता है, 11th क्लास में पढ़ना होता है बाबू, ठीक है। त्रिकोणमिति में रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई के बदले 180 और नीचे 3 है तो 3, ठीक है। 3 से भाग देंगे 180 में तो 60 हो गया, और 60 में 2 से गुणा करेंगे तो 120 डिग्री हो गया। तो कितना आपका आंसर आ गया बाबू? तो कहेगा 120 डिग्री। कितना आंसर हो गया? 120 डिग्री। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? तो कहेगा कि इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। शानदार ट्रिक है ना? तो कहेगा बिल्कुल शानदार ट्रिक है और बेस्ट अप्रोच है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना महत्वपूर्ण है। सवाल देखिए,
कहता है सवाल में कि m बराबर, समझिए बात, m बराबर क्या दिया है तो कहेगा कि m बराबर 3/4 और क्या दे दिया है तो 9/16। ठीक है, बहुत शानदार। इसका HCF निकाल देना है तो HCF होगा कितना बाबू, इसका HCF, तो इस भिन्न का HCF निकालने का तरीका है कि ऊपर वाला HCF निकालेंगे और नीचे का LCM निकालेंगे। जो पूछेगा वही अंश निकालेंगे और उसका अपोजिट हर को निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ LCM पूछता तो ऊपर वाला का LCM निकालते हैं, नीचे वाला का HCF, लेकिन आपको HCF पूछा है ना तो बाबू तो ऊपर HCF निकालेंगे, नीचे LCM निकालेंगे, यानी अंश का HCF, हर का LCM। तो 9 और 3 का HCF कितना होगा, 3 होगा, और 16 और 4 का LCM कितना होगा, 16 होगा। ये आपका HCF आ गया, किसका वैल्यू तो कहिएगा m का वैल्यू। बहुत शानदार। अब आगे n का वैल्यू दिया है कितना बाबू, तो n का वैल्यू 16/5 और क्या दे दिया है, और 4/25। अब इसका निकालना है LCM। क्या निकालना है बाबू, LCM। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था कि जो पूछेगा वही ऊपर वाला अंश को निकालेंगे। LCM पूछ रहा है ना भिन्न का, दोनों भिन्न का LCM पूछ रहा है तो ऊपर LCM निकालेंगे, अंश का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे। तो 16 और 4 का LCM 16 हो जाएगा और 5 और 25 का HCF 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n का वैल्यू। किसका वैल्यू बाबू तो कहिएगा n का वैल्यू। आपसे पूछा क्या है सवाल में तो कहा है कि m + n निकाल दीजिए। क्या पूछा है, m + n, यानी m का वैल्यू कितना आया है यहाँ पर तो कहिएगा 3/16 आया है, और n का वैल्यू यहाँ कितना आया है तो कहिएगा 16/5 आया है। क्रॉस गुणा करके जोड़ दीजिए, 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा यहाँ से, और 16 में 16 से गुणा करेंगे तो 256 मिलेगा यहाँ से। 256 में 15 जोड़ देंगे तो 6 × 5 = 11 हो गया, 6 और 1 मिलकर 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और नीचे आपस में गुणा हो जाएगा, 16 × 5 = 80। ये भिन्न का जोड़ करने का सबसे आसान तरीका है, क्रॉस गुणा करके जोड़ दीजिए और नीचे वाला गुणा कर दीजिए। ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ये आपके सवाल का आंसर हो गया 271/80। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। देखिए सवाल में बोला है कि 999 होल 98/99 इंटू 99। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक देखिए। क्या ट्रिक है, जब भी नीचे 9 रहे, जब भी नीचे 99 रहे, या जो भी अंक हो 99 रहे, चाहे कोई भी अंक हो, यहाँ पर उसको एज इट इज लिख देंगे। लिख दिया मैंने ये। अच्छा, यहाँ जितना बार 9 दिख रहा है, जितना बार 9 दिख रहा है उतना 0। 3 × 9 है ना, तो 3 × 0 दे देंगे। बहुत शानदार। उसके बाद अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंश और हर 99 और 98 में कितना का अंतर है तो कहेगा 1 का अंतर है, यही 1 इसमें से घटा देंगे। आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो 98 999 आपके सवाल का आंसर हो गया। 98 999 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख सकते हैं कि कितना शानदार और बेहतरीन ट्रिक से आपने चटका दिया। नॉर्मल तरीके से करते तो टाइम कंज्यूम होता। जैसे ट्रेडिशनल मेथड सीखते हैं कि 999 में 999 से गुणा करेंगे, फिर 98 जोड़ेंगे, फिर 99 नीचे आएगा, फिर 99 से 99 कटाएंगे, तब आंसर लिखेंगे। तो उससे कहीं जल्दी ये तरीका से बन जाता है, ये ट्रिक से बन जाता है, इस अप्रोच से बन जाता है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है ये समझिए, ये भी शानदार ट्रिक है। कहता है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो बोला है कि 6 पुरुष और 11 लड़के इसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ये तो शानदार ट्रिक, देखिए आपको मजा आ जाएगा। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए 4 पुरुष या 6 लड़के, तो देखिए
4 मैन लिख देंगे हम, और 20 दिन में करते हैं तो 4 मैन इंटू 20, ठीक है। फिर 6 लड़के हैं तो 6 बॉय, ये भी 20 दिन में करते हैं तो इसको भी 20 से गुणा कर देंगे। और ये बेसिकली जो ये मिला ना, ये जो 4m इंटू 20 या 6 बॉय इंटू 20, ये बेसिकली टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क ये भी होता है और टोटल वर्क ये भी होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब बोला है कि 6 पुरुष और 11 लड़के। सबसे पहले ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 4 को काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 2m इक्वल टू 3b आ गया। इसका मतलब मैन और बॉयज का रेशियो निकाले तो 3/2 हो गया। मतलब मैन जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बॉयज जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब ट्रिक देखिए शानदार। बोला है सवाल में कि 6 मैन और 11 बॉय मिलकर कितना दिन में काम को करेंगे। 6 व्यक्ति और 11 लड़के मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, यही बात इसमें रख देंगे टोटल वर्क में। टोटल वर्क क्या है? तो कहेगा 4 मैन प्लस 20 और नीचे 6 मैन बोला है अब प्लस 11 बॉय, इसी का वैल्यू निकाल देना है। आप चाहते तो ये वैल्यू इसमें भी रख सकते थे, इसके नीचे भी, तो भी वही आंसर होता। हमने इसके नीचे इसको रखा है तो भी आंसर वही होगा। 4 मैन का मतलब 1 मैन 3 है काम करता है, तो 4 मैन 4 3 12 काम करेंगे। बहुत शानदार। और इंटू सॉरी मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई था ना, यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। 20 है तो 20। अच्छा, यहाँ 1 मैन कितना काम करता है? 3 काम, तो 6 3 18 काम हो गया। प्लस 1 बॉय जो है कितना काम करता है? 2 यूनिट, तो 11 दूना 22 काम हो गया। तो 18 और 22 मिलकर कितना हो गया? तो कहेगा कि 40 होगा। तो यहाँ 20 दूना हो गया 40 और 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 हो गया। यानी 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। 6 मैन और 11 बॉय मिलकर 6 दिन में काम को क्या कर देंगे बाबू? तो ये काम को कंप्लीट कर देंगे और आसानी से आप चटका देंगे। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो गया आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। और बड़ी आसानी से आपने इसको चटका दिया, है ना शानदार ट्रिक। बहुत शानदार। और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले और शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें जो 14 होल 2/7% के लाभ पर 640 रुपये में बेचा जाता है। देखिए एक बात बताइए, 14 होल 2/7% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता कितना है? तो कहेगा 1/7। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला जो होता है अगर लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 7 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 7 और 1 मिलकर 8 हो गया, 8 यूनिट हो गया। बहुत शानदार। और आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस 8 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि इसको 640 रुपया सेलिंग प्राइस है, क्योंकि बेचा कितना में जा रहा है? 640 रुपया में। तो आपके हिसाब से 8 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 640। काटिएगा, 8 से 1 बार में कटेगा और 8 से 8 8 64, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया बाबू 80। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बाबू? 80 हो गया, ठीक है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया तो आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर? 7 यूनिट। तो एक बात बताइए, जब 1 यूनिट का वैल्यू 80 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 से गुणा कर दीजिए, 8 7 56 हो गया, यानी 560 आपके सवाल का आंसर हो गया। 560 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। पूरी तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है और पसंद आ रहा है तो लाइक से दबा के करें, इसमें कमी ना करे बाबू। आगे देखिए सवाल, देखिए अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। आप समझिए इसको कि इसको कैसे चटकाएंगे। बड़ा ही प्यारा सवाल है, समझिएगा। देखो सवाल में क्या कहता है, शेषफल ज्ञात करिए। देखिए 7 के पावर कितना है? तो कहेगा 84 है और इसमें डिवाइड कर देना है कितना से बाबू? 342 से। तो बताइए शेषफल कितना होगा? शेषफल कितना होगा? अच्छा
इस सवाल को जिसको अगर ट्रिक नहीं मालूम है, इस सवाल को चटकाने के लिए अगर जिनको ट्रिक नहीं मालूम है और वो देख ले सवाल तो उनको बुखार लग जाएगी। कहेंगे कि 7 के पावर 24 यानी 7 को 84 टाइम्स, 7 के पावर जो 84 है वो 7 को 84 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए और फिर 342 से भाग दिए, मतलब बुखार लग जाएगा, एकदम लग जाएगा, फीवर हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है कि एक बात बताइए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7 के पावर 3 और पावर 28 अगर कर दें, क्योंकि 28 यहाँ कितना होता है 84 और डिवाइड करना है कितना से 342 है, ठीक है। अच्छा 7 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 और पावर कितना है बाबू, पावर है 28 और भाग देना है 342 से, 342 से। एक बात बताइए, अगर 342 से 343 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा, सीधी सी बात है। 342 से 343 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। अब पावर है कितना बाबू 28 और 1 के पावर 28 का मतलब 1 को 28 बार गुणा करिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। है ना मजेदार ट्रिक, है ना मजेदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत ही प्यारा सवाल है और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, भरोसा करिए, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत शानदार। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेन पेपर जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको यूनिक ट्रिक दिखाई दे आप तुरंत नोट डाउन कर लें। देखिए सवाल में, देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, प्यारा सवाल है। देखिए बोला है कि भाग ए में 50 विद्यार्थियों की औसत आय 14 बरस है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। बोला है कि 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और इनकी औसत आय कितना है बाबू, तो कहेगा 14 है, ठीक है। एवरेज आपको दिया है 14, बहुत शानदार। अच्छा फिर से इधर ए है, ये हो गया। अब बी के बारे में क्या कहा है, बी के बारे में कहा है तो कि 30 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 30 विद्यार्थी है भाग बी में, और इनकी औसत आय कितना है तो कह दिया है 6 है, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 14 है यहाँ 6 है, तो छोटी वाली एवरेज को लेते हैं, 6 को लेते हैं। इसका ट्रिक यही है, 6 को लेंगे तो कैलकुलेशन से बच जाइएगा, ये छोटी जो है ना औसत उसको लेने से कैलकुलेशन से बच जाइएगा। ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि ये 6 लिख देने से इसका काम खत्म हो गया, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब जो 6 से ये 14 एवरेज दिया है ये कितना अधिक है, 6 से 14 जो है कितना अधिक है, तो कहेगा कि अधिक है 8। कितना है बाबू 8 अधिक है, कितना अधिक है 8। इसी 8 से इस 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे कितना हो गया 40 यानी 400 हो गया। और ये जो 400 आया ना ये सब में बंटेगा, सब में का मतलब ए और बी दोनों में बंटेगा, तो ए और बी मिलकर कितना है तो कहेगा 50 और 30 मिलकर 80 है, 50 और 30 मिलकर 80 है, तो सब में बटेगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से काटिएगा 40 को तो 8 पचे 40, तो 6 और 5 मिलकर कितना हो गया तो कहेगा कि 11 हो गया। 6 और 5 मिलकर कितना हो गया 11 साल हो गया इनकी औसत आय। दोनों भागों के कुल विद्यार्थियों का औसत आय कितना हो गया बाबू तो कहेगा कि 11 साल हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक है। इस तरह के जब भी फ्रेमिंग होता है सवाल तो यही ट्रिक अपनाया जाता है। इससे बेहतर ट्रिक अपना सकते हैं लेकिन इससे जल्दी नहीं होगा। यही सबसे शानदार ट्रिक है। हो सकता है हमको समझाने में वक्त लगा हो, लेकिन एक बार आपको हैबिट में आ जाएगा तो आप एक झटके में चटकाइएगा, यकीन मानिए। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। देखिए बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 60 डिग्री है। समझिएगा बात, त्रिभुज ए बी सी है इस तरह, ठीक है, समझिएगा बात। त्रिभुज ए बी सी है कुछ इस तरह का, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है कुछ इस तरह का। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और आई एक अंतः केंद्र है। यहाँ अंतः केंद्र है आई। आई क्या है, एक अंतः केंद्र है।
आई एक अंतः केंद्र है और बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये 60 डिग्री है और सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 40 डिग्री है। अब एक बात बताइए, आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोण, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 60 यहाँ यूज हो चुका है, 40 यहाँ यूज हो चुका है, तो बचेगा जो 80 वो यहाँ यूज होगा। देखिए ना, 60 40 100, 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब जो कोण यहाँ है ए एंगल पर है, अब आपको निकालना है यहाँ पर आई एंगल निकालना है, एंगल आई का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे तो इसका ट्रिक होता है बहुत शानदार, आप नोट कर लेंगे पेन से पेपर पर। क्या होता है, अगर यह केंद्र का अंतः कोण निकालना है तो उसका तरीका होता है 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। क्या याद रखिएगा, 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। 90 डिग्री एज इट लिख देंगे प्लस 1/2 एंगल ए कितना आया है यहाँ पर, तो कहेगा 80 डिग्री आया है। 2 से काटेंगे 80 को, 40 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री और 40 डिग्री मिलकर कितना हो गया, तो कहेगा 130 डिग्री हो गया। और यही 130 डिग्री आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 130 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 130 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, देखिएगा, सवाल में कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। भाग देना है कितना से, 15 से, 25 से, 40 से और 75 से भाग देना है। वो संख्या हमको नहीं मालूम, 4 अंकों की संख्या हमको नहीं मालूम। तो ट्रिक क्या है, इस सब का एलसीएम निकालेंगे। सबका एलसीएम निकालेंगे। कैसे, तो देखिए ट्रिक देखिए, एलसीएम निकालने का ट्रिक देखिए। क्या 15 के टेबल में 75 आएगा, यानी 15 के पहाड़े में 75 आएगा, बिल्कुल आएगा। 15 को काट दीजिए। क्या 25 के पहाड़े में 75 आता है, बिल्कुल आता है। 75 को भी काट दीजिए। अब एक बात बताइए, इस 40 को हम 5 × 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 × 8। और अब एक बात बताइए, 75 एज इट इज लिख दीजिए। एलसीएम निकालना है ना, 75 को एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए, क्या 5 के पहाड़े में 75 आएगा, बिल्कुल आएगा, एकदम आएगा। 5 से 75 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ कितना है, 8 बच गया ना, 8 से अब गुणा कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा। 8 × 5 = 40, 4 कैरी, 8 × 7 = 56 और 4 60 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, तो कहेगा कि एलसीएम हो गया 600। एलसीएम कितना हो गया, 600। अब समझिए, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो कहेगा 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो 9999। तो ये 9999 में 15, 25, 40, 75 सबसे तो भाग लगेगा नहीं। तो इसको पहचानने के लिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसमें 15, 25, 40 और 75 से भाग लग जाए, तो जो 600 आया है ना, इस सब का एलसीएम इसी 600 से भाग कर दीजिए 9999 में भाग कर देंगे। तो 6 × 6 600 हो गया। नीचे 9 बच गया, यहाँ भी 9 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 9 बच गया। 6 बार में कटेगा, 6 × 6 = 36 हो गया। तो 3600 हो गया, तो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 3, यानी 399 शेष बचा। इसका मतलब इस 9999 में से अगर 399 घटा दे तो वो संख्या मिल जाएगी जिसमें 15, 25, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इस 9999 में से 399 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा यही 9600 आपके सवाल का आंसर हो गया। 9600 आपके सवाल का आंसर हो गया। 9600 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो गया, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये शानदार अप्रोच है, शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है और सबसे इजी भी है, और इसमें गलती नहीं होने की संभावना होती है, मतलब गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, आप देखेंगे। देखिए,
सबसे पहले एक बात बताइए कि एक कस्बे में टोटल जनसंख्या कितना है, तो कहेगा कि 4000 है। एक कस्बे में टोटल जनसंख्या कितना है, 4000 है। टोटल जनसंख्या कितना है, 4000 है। 10% की वृद्धि होती है, तो इस 4000 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा बाबू, तो कहेगा एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, इसका मतलब ये कितना हो गया, तो कहेगा कि 10% कितना हो गया, 400 हो गया। 10% कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है कि वृद्धि होने पर महिलाओं में 20, पुरुषों में 10% और महिलाओं में 20% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपका टोटल जनसंख्या कितना है, तो कहेगा कि 4000 है। टोटल जनसंख्या 4000 है। अब यहाँ महिला है, एक पुरुष है मतलब मैन है और एक वोमेन है। ठीक है। मैन में 10% की वृद्धि हो रही है, मैन में 10% की वृद्धि हो रही है, और वोमेन में जो है ना वो 20% की वृद्धि हो रही है। लेकिन 20% को हम ऐसे लिखेंगे 10% प्लस 10%, ऐसे लिखेंगे 10% प्लस 10%। ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो जा रही है, 4500 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 4500 हो जा रही है। पहले जनसंख्या 4000 थी, अब 4500 हो गई। कितनी बढ़ गई, तो कहेगा कि 500 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 500 बढ़ गई। बढ़ना था 400, बढ़ गया 500। कितना का डिफरेंस आ गया, तो कहेगा कि 100 का डिफरेंस आ गया। कितना का डिफरेंस आ गया, तो कहेगा कि 100 का डिफरेंस हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ कितना का डिफरेंस है, तो कहेगा 10% और 20% में कितना का अंतर है, 10% का अंतर है। आपके हिसाब से 10% और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ बोला है कितना बाबू, 100। आपके हिसाब से 10% और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ कितना हो गया है, 100। तो अपनी तुलना कर देंगे क्वेश्चन से, तो 10% का वैल्यू 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 100% का वैल्यू हो जाएगा 1000। 100% का वैल्यू कितना हो गया, 1000 हो गया। 100% का वैल्यू कितना हो गया, 1000 हो गया। अब देखिए, अब समझिएगा, तो जो ये 1000 आया ना, ये चूंकि क्यों 1000 आया, तो यहाँ 10% वोमेन में बढ़ रहा है। वोमेन में कितना बढ़ा है, 10%, यानी वोमेन की जनसंख्या कितनी हो गई, 1000 हो गई। वोमेन की जनसंख्या कितनी हुई, 1000। जब वोमेन की जनसंख्या 1000 और टोटल थी जनसंख्या 4000, तो 4000 में से 1000 घटाएंगे तो मैन का नहीं निकल जाएगा, तो मैन का 3000 हो गया। मैन का कितना हो गया, 3000। वोमेन का कितना हो गया, 1000। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया बी। कौन हो गया बाबू, तो कहेगा ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन हो गया बी, आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन कितना हो गया, बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। 2 से भाग दें, 3 से भाग दें, 4 से भाग दें, 5 से भाग दें, तो हर परिस्थिति में शेषफल 1 बचे। हर परिस्थिति में शेषफल कितना बचे, 1। अब वो संख्या कौन सी है, वो संख्या हमको नहीं मालूम। 2 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, 4 से भाग देना है और 5 से भाग दीजिएगा, तो हर परिस्थिति में शेषफल 1 बचे। तो इसका तरीका ये है कि इस सबका एलसीएम निकाल दीजिए। इस सबका एलसीएम निकाल दीजिए। सबका एलसीएम कितना होगा, तो कहेगा कि सबका एलसीएम हो जाएगा कितना बाबू, तो 5 चौका 20, 20 यहीं 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। और हर परिस्थिति में शेषफल 1 बचता है, तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। तो संख्या कितनी हो गई, 61 हो गई। तो ये 61 वो संख्या हो गई जिसमें 2 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 बचेगा, 3 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1, 4 से भाग देंगे इसमें तो भी शेषफल 1, 5 से भाग देंगे तो भी शेषफल 1 हो गया। और आपके सवाल का आंसर 61 हो गया। आपके सवाल का आंसर 61 हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। आप अगर कंसेप्ट और ट्रिक जानते हैं तो एक झटके में चटका दीजिएगा, सीख लीजिए। देखिए बोला है ट्रिक, देखिए बोला है कि 100 को सभी गुणनखंड का औसत बताना है। और एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, और नीचे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये होता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम 100 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे।
फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5। इसका मतलब 100 को फैक्टर करने पर 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2, और 5 2 बार आया है तो 5 के पावर 2, ये आ गया। अब देखिए, अब आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका है? सम ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि देखिए 2 के पावर 2 है ना, तो ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। 5 के पावर 2 है ना, तब 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, 2 तक जाएंगे क्योंकि 2 तक है। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, और 2 के पावर 2 का मतलब 4। सबको जोड़िएगा तो कितना होगा? 4 2 6 6 1 7 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 5 के पावर 0 का मतलब 1, 5 के पावर 1 का मतलब 5, और 5 के पावर 2 का मतलब 25। जोड़िए सबको तो कितना मिलेगा? 25 5 30 1 31 हो गया। कितना आ गया? 31 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया आपका सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या ट्रिक है उसको देख लीजिए। उसका तरीके 2 के पावर क्या है? 2 है, तो 2 आप प्लस 1 बढ़ाइए, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 के पावर क्या है? 2 है, तो 2 और प्लस 1 बढ़ाइए, तो 3 ही यहाँ से 3 यहाँ से, 3 3 मिलकर 9 हो गया। 3 3 मिलकर 9 हो गया। 9 हो गया ना। अब क्या करिए कि यहाँ 7 आया था, यहाँ 31 आया था, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए ऊपर वाला में। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आएगा? यहाँ 7 यहाँ 31, गुणा करिए तो 7 कम 7 और 7 त्रिका 21, 217। और नीचे यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 9 आया है, तो 217/9 आपके सवाल का आंसर हो गया। 217/9 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन कौन हो गया बाबू? डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला है कि यदि एक संख्या का 12 होल 1/2% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 81 हो जाता है, तो मूल संख्या। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, और जो नीचे होता है ये बेसिकली मूल संख्या यही होता है। जो हर में होता है डिनोमिनेटर में यही मूल संख्या होता है, और जो भी स्वयं में जोड़ना है मतलब इसी 8 में 1 जोड़ना है, यही मूल संख्या होती है। यानी मूल संख्या आपकी 8 हो गई, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9 हो गया। यानी आपके हिसाब से 1 जोड़ने के बाद क्या हो गया? 9 हो गया। ये मूल संख्या है, ये मूल संख्या है। आपके हिसाब से 8 में 1 जोड़े तो 9 हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से यही 9 का वैल्यू 81 दिया है। क्वेश्चन के हिसाब से यही 9 का वैल्यू 81 दिया है। तो 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 9 81, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया। आपसे बोला कि मूल संख्या बताइए। मूल संख्या यहाँ कितना है? 8 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 8 कितना बाबू? 72 हो गया। 72 आपके सवाल का आंसर हो गया। 72 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है। इसको चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है। इसको चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक और बेस्ट अप्रोच यही है। आप देख सकते हैं कि एक एक झटके में हर सवाल को चटकाया जा रहा है। अब देखिए, डेविड ने 8,800 रुपया में एक टीवी खरीदा, ठीक है, जिसमें 10% जीएसटी भी शामिल है। अच्छा एक बात बताइए कि 10% का वैल्यू होता कितना है? तो कहेगा कि 1/10 होता है। यानी बेसिकली जो नीचे वाला वैल्यू है ये मूल हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, असली कीमत। इसमें क्या हो रहा है कि जीएसटी 1 लग रहा है। इस 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। यानी पहले सीपी आपका असली मूल्य 10 था, और 1 बढ़ाने से कितना हो गया? 11 हो गया। आपके हिसाब से 11 हो गया, और क्वेश्चन के हिसाब से उसका मूल्य दिया है 8,800। आपके हिसाब से 11 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 8800 काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 800। 11 से कटेगा ना, 11 8 88, तो 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया। तो असली कीमत पूछा है, असली कीमत कितना है? 10 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? अच्छा यहाँ 800 होगा, माफ़ी चाहेंगे, 800 होगा। 11 से भाग देंगे तो 11 8 88, और 00 है तो 00 रहेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 800, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 800 से गुणा कर देंगे तो 8000 हो गया। यानी उस टीवी का असली कीमत कितना था? तो कहिए कि उस टीवी का असली कीमत 8000 था। उस टीवी का असली कीमत कितना था? 8000 था। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए बोला है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट देता है तो लाभ या हानि पर, ये बेसिकली सक्सेसिव चलेगा। शुरुआत में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सक्सेसिव ऐसे काम करता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ऐसे काम करता है। अब देखिए बढ़ेगा तो अब लिखेंगे कैसे, लिखने का क्या तरीका है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में वैल्यू लिखेंगे और छूट हो रहा है घट रहा है तो माइनस में। जैसे यहाँ बोला है मूल्य में 20% की अधिक अंकित करता है, 20% अधिक मतलब प्लस में 20 लिखेंगे। अब ये x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू 10 दिया है 10%, लेकिन छूट कहा है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो इन दोनों का साइन का गुणा करके यहाँ लिखते हैं, तब प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। और x के बदले फिर 20 लिखेंगे क्योंकि ऊपर x है, और फिर इंटू y है, y के बदले 10 और नीचे 100 है तो 100। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 10 में से 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 होगा, और माइनस यहाँ 2 बच गया तो 2 घटाएंगे तो 8 होगा। अब हानि होगा या लाभ, ये किस पर निर्भर करेगा, हानि होगा या लाभ ये किस पर निर्भर करेगा, तो इसके पहले जो साइन आएगा, अगर यहाँ माइनस आता, अगर यहाँ माइनस आता तो कहते कि लॉस होगा, अगर लेकिन प्लस यहाँ आया है तो कहेंगे कि प्रॉफिट होगा। क्या कहेंगे, प्रॉफिट होगा। मतलब 8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, 8% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन डी हो गया। 8% का लाभ होगा, ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलिए, बस इतना ही सवाल था आज की क्लास में, बस इतना ही सवाल था। टॉप 20 सवाल था जो आपने देखा, धाकड़ तरीके से और तगड़े तरीके से आपने चटका दिया। और पसंद आया है, सब कुछ बेहतर लगा है तो लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हों। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलेगा। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। बहुत शानदार। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।